द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, पर क्या समस्या खत्म हो गई? क्या दुनिया में परमानेंट शांति आ गई? क्या दुनिया एकदम शांत हो गई? जवाब है नहीं। वर्ल्ड वॉर वन तो शुरुआत है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक बड़ा तूफान और आना बाकी था, और वह तूफान था वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू से पहले दुनिया में एक नई परेशानी आई, वो था डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? जब कोई एक देश का लीडर अपने देश को लीड करने लगता है और सारी सेना, सारी आर्मी, सारा पुलिस, सारा मीडिया उसका गुणगान करता है। तो व्हेन वन पर्सन गवर्न्स द कंट्री लाइक अ किंग, तो उसके डिसीजंस क्या होते हैं? कह सकते हैं किसी के द्वारा रोके नहीं जा सकते, विरोध नहीं कर। समबडी हु सेज अगेंस्ट इट इज मार दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म, अब टोटलिटेरियन आ रहा है, डिक्टेटरशिप आ रही है। और रशिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, इन्होंने लीग ऑफ नेशन के साथ काम करने से मना कर दिया। अब इटली की पर कहानी चलते हैं। इटली में ये दिखाई दे रहा है, ये आप इमेज देख लीजिए, कई सारी बंडल ऑफ स्टिक्स हैं और एक स्वॉर्ड है। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं फैसिज्म। ये एक फैसिस्ट वर्ड से बनाया गया है। क्या कीवर्ड है? फैसिस्ट वर्ड से बनाया गया है। कीवर्ड है क्या? फैसिस्ट। फैसिस्ट वर्ड से बनाया गया, जिसका मतलब है फैसिस्ट मींस अ बंडल ऑफ स्टिक्स बाउंड बाय एन एक्स। एक स्टिक्स का बंडल है, देख लीजिए। और फैसिज्म क्या है? फैसिज्म एक इटालियन वर्ड है, फैसियो, जिसका मतलब होता है यूनियन या लीग। तो इससे बनाया गया शब्द है। तो फैसिज्म आया इटली में। इटली में कैसे आया, क्यों आया, आइए इसी पर पूरी चर्चा है। तो फैसिज्म का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां वन मैन कंट्रोल हो। क्या हो? जहां एक आदमी पूरे देश को रूल करे और सबको उसका रूल मानना पड़ेगा। बाय कंपल्शन एवरीबडी हैज टू ओबे हिज ऑर्डर। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं फैसिज्म। फैसिज्म आया, मुसोलिनी आया। मुसोलिनी की कहानी आपको एक हीरो की कहानी लगेगी, ऐसा लगेगा कि कोई हीरो है, उसकी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है। देखिए, जो मुसोलिनी था वो उसने एक पार्टी बनाई। क्या नाम रखा? नाम था फैसियो। ये पार्टी किस पे बनाई गई थी? एंटी सोशलिस्ट के टर्म में बनाई गई थी। पहले ये सोशलिस्ट थी, बाद में सोशलिज्म के खिलाफ हो गई। ठीक है, रशिया को सपोर्ट करने वाले लोग सोशलिस्ट होते हैं। ठीक है, अगर रशिया के खिलाफ, ठीक है, किसने बनाया ये बता रहे हैं? मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। अभी हम दिखाएंगे इनको। इन्होंने फैसियो नाम की एक पार्टी बनाई, ठीक है, जो कि क्या करती थी? वायलेंस करती थी। इसके पर्सन्स क्या पहनते थे? ब्लैक शर्ट्स पहनते थे। कौन सा शर्ट पहनते थे? ब्लैक शर्ट, नाम था फैसिस्ट। ये जो काला शर्ट पहनते थे ये तो होते थे फैसिस्ट। काला शर्ट पहनते थे। इन्होंने किस पे अटैक किया? रोम पे अटैक किया। वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया? विक्टर इमैनुअल III वहां के उस समय हेड थे, वहां के राजा थे। उन्होंने बजाय इसको जेल में बंद करने के क्या कर दिया? इनको बोला आओ तुम ही गवर्नमेंट बनाओ। तो जो देश पे हमला कर रहा है, अपने यंग लड़कों के साथ मिलकर हमला कर रहा है, उसको जेल में बंद करने के बजाय इनको क्या किया? कहा आओ तुम गवर्नमेंट बना लो। और जब राजा के द्वारा उसको पावर दिया गया, इसको, मुसोलिनी को, तो उसने शुरू किया रेन ऑफ टेरर। जब वो लीडर बन गया तो उसने रेन ऑफ टेरर किया और शुरू किया और सबको चुन चुन के मार दिया। इसने सारे देश को कब्जा कर लिया और इसने यहां तक कि अपने खुद के एम्परर तक को भी चालाकी से मरवा दिया। पार्लियामेंट में आग लगवा दी और चुन करके सारे दुश्मनों को, एक सिंगल पार्टी बची और वो थी फासिस्ट पार्टी। तो क्यों आया फासिज्म? क्वेश्चन है सर, आया क्यों? फैसिज्म आया क्यों? तो मैंने कहा वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया था और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से लोग बहुत नाराज थे। इटली क्यों नाराज था? इटली जीत तो गया था, वर्ल्ड वॉर वन जीतने में था इटली, बट जीतने में उसे क्या मिला? जीतने में उसे मिला साउथ ट्रेओल। ये सब शहर मिले जीतने पे। इटली को मिले हैं साउथ ट्रेओल, एक छोटा सा देश आइलैंड है, ट्रेनिटो एंड कोस्टल रीजन ऑफ डेल्मेशिया। एक्चुअली में इटली को चाहिए था टर्की का एम्पायर और जर्मन का एम्पायर। इटली को लालच थी कि जर्मनी की बड़ी टेरिटरी उसे मिल जाए या टर्किश लैंड मिल जाए, स्पेशली जो आपने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हो जाता ना, उसकी लालच थी इसको तो लालच मिली नहीं। तो इसको मिला, देश मिला वर्ल्ड वॉर वन के बाद। क्या क्या मिला मैंने बताया ना, ट्रेओल मिला, ट्रेनिटो मिला, कोस्टल डेल्मेशिया मिला। तो छोटे छोटे आइलैंड मिले, पर इसका पेट भरा नहीं इससे। ये लोग लालची लोग थे। और क्या हुआ? इटली में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इटली भी वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि जीत कर भी लोग हार जाते हैं वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आपकी सेना की बड़ी नुकसान होता है, आपके वेपन्स का बड़ा नुकसान होता है, आपकी इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान होता है, और देश में ट्रेड कॉमर्स सब बर्बाद हो गया, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज आया। एक बहुत कहते हैं ना बुरे दौर से इटली गुजरने लगा, क्राइसिस आ गया पूरे देश में। और तो और वहां जब चुनी हुई सरकार आई 1919 में, वर्ल्ड वॉर वन के बाद आई, वह सरकार गिर गई। मतलब वह सरकार चल नहीं पाई। सिंपल सा रीजन था सरकार ना चलने का, कि वहां पर लोग अपनी ही सरकार को गिराते, किसी पास एक स्टेबल गवर्नमेंट, मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं आ रही थी। तो कुछ ही समय में क्या होती, नई सरकार आ जा रही थी, इलेक्शंस बार-बार हो रहे थे और कोई एक सिंगल पार्टी पूरे देश को रूल नहीं कर पा रही थी। तो जब देश में स्टेबिलिटी नहीं थी, कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, लोग परेशान थे, बेरोजगारी, भुखमरी, स्ट्राइक, पॉवर्टी, ये सब चल रहा था, इटली एकदम बर्बाद चल रहा था उस समय। तब एक व्यक्ति ने देश को यकीन दिलाया कि हम देश में वापस, देश का, इटली का जो रोमन एम्पायर था वो उसे वापस ला सकते हैं, ग्लोरी ऑफ इटली उसको वापस दिला सकते हैं, और वो व्यक्ति था बेनिटो मुसोलिनी। हाँ, उसने लोगों को यकीन दिला दिया। और तो और देश में क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय। वर्ल्ड वॉर के बाद कॉमन मैन को प्रॉमिस किया गया था कि उनके 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 इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। कॉमन मैन को चाहिए था फूड, कॉमन मैन को चाहिए था जॉब, वो दे नहीं पाई, सरकार ही नहीं बन पा रही थी स्थिर, तो बर्बाद हो गई। नतीजा क्या हो गया? लोग अपनी ही सरकार से नाराज थे, चारों तरफ सिर्फ स्ट्राइक्स चल रही थी, वॉर चल रहा था, और देश में खतरा किसका बन रहा था? सोशलिज्म का। मतलब रशिया का डर था हम लोग को। रशिया बहुत तेजी से क्या कर रहा था? सोशलिज्म का प्रचार कर रहा था। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, माइंस होती है, सबको सोसाइटी ओन करती है।
बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वो नहीं चला पाते, उनके पास पावर नहीं होता है। सारी बिल्डिंग्स, असेट्स, देश के रिसोर्सेज, सबके मालिक कौन है? आम जनता। तो इंडस्ट्रियलिस्ट और सो कॉल्ड हाई क्लास के बिजनेसमैन खत्म हो जाएंगे। तो जब ऐसा होने लगा तो वहां के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल मदद करना शुरू कर दिया मुसोलिनी की, क्योंकि वो उसको रोक सकता था, वही इस सोशलिज्म को रोक सकता था। लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन एक बहुत कमजोर इंटरनेशनल बॉडी थी। ये जो दो देश लड़ रहे हैं उनको रोकने का इसके पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी तक नहीं थी। लीग ऑफ नेशन ने डिक्टेटरशिप को भी रोक नहीं पाया, ना तो मुसोलिनी को रोक पाया, ना हिटलर को रोक पाया। एंड दूसरा, मुसोलिनी खुद एक बहुत ही चैरिस्मेटिक व्यक्ति था। कहते हैं ना, जैसे इसकी स्पीचेस लोगों को आमंत्रित करती थी, आकर्षित करती थी, और ये देश प्रेम की बात करता था, कहता था देश सर्वोपरि है। तो मुसोलिनी को ड्यूस कहा गया, मुसोलिनी ने अपने आप को टाइटल दिया ड्यूस। ड्यूस मतलब होता है द लीडर। तो मैंने कहा कि जैसे देश में फासिज्म आया इटली में, वैसे ही नाजिज्म आ जाएगा। नाजिज्म एक ऐसा फिलॉसफी जो अगेन डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाती है देश को। एक ऐसी सोच जिसमें कहा गया है कि वन नेशन होना चाहिए, जिसमें वन पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, वन मैन कंट्रोल होना चाहिए, एंड टू एक्सटॉल वॉर। क्या? एंड टू एक्सटॉल वॉर एंड टू प्रेज द नेशन। एग्रेसिव नेशनलिज्म को बढ़ावा देने वाला ये है कौन? अब आप देखिए एक फोटो में दोनों, जो छोटी सी मूंछ वाला व्यक्ति देख रहे हैं, ये छोटी सी मूंछ वाला व्यक्ति देख रहे हैं, हाँ, ये छोटी सी मूंछ वाला कौन है? यही जोकर टाइप का आदमी जो दिख रहा है, ये है दुनिया का सबसे खूंखार आदमी एडोल्फ हिटलर। और उसके बगल में बिना मूंछ वाला जो दिख रहा है ना, ये है बेनिटो मुसोलिनी। दोनों दिखा आपको? आइए देखें। तो नाजिज्म क्या है? बॉडी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन है, जिसका मेन मकसद था देश में सिंगल पार्टी रूल करना, सिंगल मैन कंट्रोल करना। 1933 से लेकर 45 तक जर्मनी में नाजिज्म चलने लगा। और मैंने पूछा था कि हिटलर ने क्या टाइटल ली, तो हिटलर को टाइटल दी गई द फ्यूहरर। क्या? फ्यूहरर। जैसे मुसोलिनी की टाइटल थी ड्यूस द लीडर, इसका टाइटल क्या मिली? द फ्यूहरर। नाजिज्म का फुल फॉर्म क्या बताया गया? नेशनल सोशलिज्म एंड द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल नाजी, सॉरी, जर्मन नाजी पार्टी। हालांकि नाजी शब्द जो है एक तरह से गुस्से में लिया गया वर्ड है, इंसल्ट करने वाला वर्ड है, ठीक है। तो कहानी क्या है? मैंने कहा सेम कहानी है, एकदम सेम कहानी है। जब जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करना पड़ा, तो जर्मनी भी बर्बाद हो गया। जर्मनी के लोगों को दबाया गया, कुचला गया, उनका मान सम्मान दबाया गया। तो एक व्यक्ति ने लोगों को याद दिलाया कि मैं जर्मनी का सम्मान वापस दिला सकता हूं। जर्मनी में भी गरीबी, भुखमरी, है ना, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सब चल रहा था। लोग बहुत 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 ज्यादा अपनी गवर्नमेंट से परेशान थे। नतीजा क्या हुआ? वहां पर चुनाव हो रहे थे, पर चुनाव में सरकारें गिर जा रही थी, क्योंकि कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा था। वाइमर रिपब्लिक का सब विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। क्या था कॉज ऑफ राइज ऑफ नाजिज्म? पहला रीजन तो बता दिया, ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ह्यूमिलेट मतलब होता है शर्मिंदा करना, बेइज्जत करना। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ाई गई, बेइज्जती हो गई किसकी? जर्मनी की। जर्मनी वाज ट्रीटेड एज अ गिल्टी ऑफ वॉर। सारे युद्ध का अपराध जर्मनी पे लगा दिया गया। और क्या क्या पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस बहुत डिटेल में किया। जर्मनी को गिल्टी ऑफ वॉर माना गया। और क्या हुआ? जर्मनी को भी डर दिया गया कि जर्मनी में भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म फैल जाएगा। कम्युनिज्म या सोशलिज्म रशिया फैला रही थी, जिससे ये डर था कि वहां की इंडस्ट्रीज, वहां की फैक्ट्री, माइंस किसके पास चली जाएंगी? वर्कर के पास चली जाएंगी। तो वहां के जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी क्या किया? हिटलर को सपोर्ट किया। और क्या हुआ? देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। जर्मनी की सारी टेरिटरीज छीन ली गई थी, जर्मनी की सारी कोल फील्ड छीन ली गई थी, जर्मनी के पास जो कॉलोनीज थी, जो आउटसाइड जर्मनी थी, वो सब छीन करके जीतने वाली कंट्रीज में बांट दी गई थी। तो जर्मनी भी एक तरह से एकदम कंगाल दिवालिया देश हो गया था। तो कोई ना कोई ऐसा तो आएगा जो उनको यकीन दिलाएगा कि हम देश को वापस उसका गौरव दिला सकते हैं। अरे क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। हाँ, जर्मनी में लोगों को यकीन दिलाया गया कि देश की प्रेस्टीज, देश की ग्लोरी वापस दिलाई जा सकती है। मतलब देश को जो शान और शौकत है, जिसके लिए जर्मनी जाना जाता है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब देश में कोई एक स्ट्रॉन्ग आदमी, एक सिंगल आदमी अगर देश को रूल करेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। और वो सिंगल आदमी कौन है? हिटलर। हिटलर ने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी की सारी ग्लोरी और सारा नाम शौहरत सब वापस दिला के देगा जो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में हारा है। एक और किया नाजी पार्टी ने, वो था एंटी सेमेटिक, मतलब ज्यूज के खिलाफ प्रचार करना। नाजी लोगों ने ये यकीन दिला दिया लोगों को कि ज्यूज ही देश के गद्दार हैं। ज्यूज ने ही मिल करके देश के साथ गद्दारी की है। उन्होंने इंग्लैंड के साथ मिलकर के, अमेरिका के साथ मिलकर के जर्मनी को हरवाया है। तो उन्होंने चुन चुन करके ज्यूज को मारना शुरू कर दिया। हाँ, हिटलर ने ज्यूज पे बहुत अत्याचार किया। हाँ, ज्यूज वही है जो आज इजराइल में रह रहे हैं, याद रखिएगा। और क्या हुआ? जर्मनी में जब नाजी पार्टी रिवोल्ट कर रही थी, जब नाजी पार्टी धीरे धीरे राइज टू पावर कर रही थी, तो उनका विरोध करने के लिए, उनको हटाने के लिए कोई एक सुपर पावर, अपोजिशन पावर नहीं था। तो अकेले ही लीड कर रही थी। नतीजा क्या हुआ? जर्मनी के पूरे देश में क्या होगा? नाजी पार्टी का रूल चलने लगा। और फिर हिटलर भी कैसे थे? हिटलर भी एक चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति थे, जो ये बोलते थे, ये बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। जब ये बोलते थे तो लाखों करोड़ों लोग क्या करते थे? इनको सुनने के लिए खड़े रहते थे। तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके से थी, गिफ्टेड आदमी थे बहुत। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? डिस्कंटेंट ऑफ द वॉर ऑफ द आफ्टर द वॉर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, बताई दिया था। मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से नाजिज्म और फासिज्म दोनों आया, क्योंकि दोनों जन नाराज थे। हाँ, इटली कुछ नहीं था, इटली भी नाराज था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से, क्योंकि उनको कम कंट्रीज मिली थी। इकोनॉमिक क्राइसिस आया देश में, दोनों देशों में प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड सब बर्बाद हो गया। और क्या हुआ?
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे लोगों का विश्वास उठ गया, क्योंकि गवर्नमेंट तो बन रही थी, डेमोक्रेसी बन रही थी, पर वो चल नहीं पा रही थी, इसलिए लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया था। वन पार्टी रूल पे लोगों का विश्वास आ गया था। फियर ऑफ कम्युनिज्म भी था, लोगों को डराया गया था कि देश में कम्युनिज्म आने वाला है, सोशलिज्म आने वाला है, रशिया का रूल आने वाला है। इसलिए लोगों ने क्या किया, हिटलर को सपोर्ट किया। एंड लास्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, ठीक है, और लीग ऑफ नेशन तो कंट्रोल नहीं कर पाए। अब दोनों की आइडियोलॉजीज, दोनों की एक जैसी सोच है, दोनों ही कहते हैं ना लाइक माइंडेड पीपल हमेशा साथ रहते हैं, वो लोग जिनकी सोच एक जैसी है। जैसी सोच हिटलर की है वैसी सोच मुसोलिनी की है। देखिए दोनों क्या चाहते थे, देश में टोटलिटेरियन रूल आए, मतलब डिक्टेटरशिप रूल आ जाए, वन मैन रूल आ जाए। दोनों हेट करते, डिस्पाइज मतलब हेट, दे बोथ हेटेड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, वन मैन कंट्रोल पसंद है। दे बोथ होल्ड स्टेट इज द सुप्रीम। उनका मानना था कि देश सर्वोपरि है और देश चाहे तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को दबा सकता है। और तो और वन पार्टी वन लीडर को लोग अपहोल्ड करना चाहते थे कि देश में एक पार्टी हो, एक लीडर हो। और तो और क्या चाहते थे, दे बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म। क्या चाहते थे, देश में क्या हो, देश से प्यार और बाकी सबसे नफरत, अपने देश से प्यार। ये वॉर को इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द कंट्री मानते थे। कहते थे युद्ध ही क्या है, देश के लिए सर्वोपरि है। देश में नेशनलिस्ट, देश में कम्युनिस्ट, एंटी कम्युनिस्ट और एंटी सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई उन्होंने।